एक बूढ़ी दादी रोज मिर्च चुराने के लिए खेत में बैठती थी, लेकिन आज मिर्च चोरी कर रही थी। उसने पाया कि आकाश में काली वर्षा हो रही थी, और जब वह समाधि में खड़ी हुई और आकाश की ओर देखा, मैंने देखा कि साफ आसमान अचानक काला पड़ गया और धारा के विपरीत बारिश होने लगी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि कोई विपत्ति आने वाली है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जल्द ही पूरे गांव में एक काली बारिश हुई, और साथ ही गांव में लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की मूर्तियां काले आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं सकी। इससे भी विचित्र बात यह है कि इस काली वर्षा के आने के साथ ही खोपड़ी जैसा दिखने वाला बर्फ का एक पतला कण भी प्रकट हो गया। पहले तो किसी ने भी समस्या की गंभीरता को नहीं पहचाना, लेकिन जल्द ही पूरा गांव बेनकाब हो जाएगा। कुछ समय पहले गांव में एक बुद्ध की मूर्ति पाई गई थी, जिसकी आंखों पर मोटी धुंध थी, और गांव के मुखिया ने यह मानते हुए कि यह उसकी संपत्ति होगी, श्रमिकों को धुंध हटाने का आदेश दिया। हालांकि इस निर्णय के अनपेक्षित परिणाम थे, क्योंकि श्रमिक बुद्ध की मूर्तियों को गांव वापस ले जा रहे थे जब एक अजीब तूफान अचानक आया। एक टैक्सी ड्राइवर की नजर बुद्ध की मूर्ति पर है और जल्द ही इसकी भयानक कीमत चुकानी होगी। उस रात जब ड्राइवर होटल में आया तो उसकी आंखों में बेचैनी महसूस होने लगी, और जब उसने अपना चेहरा धोया तो एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसके पिता, जो 20 साल से मर चुके थे, उसके सामने आए और तुरंत उससे जूते खरीदने के लिए पैसे मांगे। इतना डर गया कि ड्राइवर ने उसके पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर होटल से बाहर निकला, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी आंखें बेसुध होने लगी, यह देखकर कि राक्षस कौन है, और फिर ड्राइवर सीधे होटल मालिक को पश्चिम की ओर भेजने के लिए रवाना हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद ड्राइवर को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने अभी भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। पुलिस को उसे एम्बुलेंस में रखना पड़ा, लेकिन चिकित्सा पेशेवरों के निदान के अनुसार उसके सभी शारीरिक संकेतक सामान्य थे। दीपक बुद्ध की मूर्ति कोई साधारण बुद्ध नहीं, बल्कि भूत बुद्ध है, और जो व्यक्ति भूत बुद्ध को देखेगा वह अपना दिमाग खो देगा और एक ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करेगा, जो एक इंसान पर पागलों की तरह हमला करेगा। कृपया स्पीगल और डाइंडियन कॉलम को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, इनाम, समर्थन करने में संकोच न करें। जब मंदिर के भिक्षु को हालात का एहसास हुआ, उन्होंने तत्काल पीठासीन अधिकारी से सहयोग की आशा में समस्या की गुरुता समझी और बुद्ध प्रतिमा के खतरे को रोकने का प्रयास किया। शुरू में पीठासीन अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही मंदिर में भिक्षु डर गए और भाग गए। जब महान भिक्षु कमरे में गया और भयावह दृश्य देखा, तो उसे बोधिसत्वा का काले आंसू बहाने का एहसास हुआ, जिसे वह एक नजदीकी तबाही का इशारा मानता था, और अब तक उसने उन्हें इस समस्या का समाधान करने का नेतृत्व नहीं किया था। ग्रामीण ने गांव की समिति के पास जाकर अपनी फसल के नष्ट होने की दोख में शिकायत की, और गांव प्रधान ने आश्वस्त किया कि अब फसलों की चिंता छोड़ दें, जो ग्रामीणों की खुशी के लिए कहा गया था। जो खेत में काम करने की जरूरत नहीं थी। जब लोग भविष्य की सुंदर छवि में मग्न थे, तभी एक ग्रामीण ने अचानक एक मुलायम सिर उठाया। कुछ ग्रामीणों को समस्या की गंभीरता का अभी भी अनुभव नहीं था, और विपरीत परिणाम स्वरूप वे उसे एक मौके पर कुचल दिया, और ग्रामीण भय के चलते सभी दिशाओं में भाग गए। यदि वे रुक गए तो वे मर जाएंगे। जब सभी लोग बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि बाहर का दृश्य ही दरअसल डर का कारण था, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा को छूने वाले लोग घुसपैठ कर रहे थे। लोगों ने आत्महत्या कर ली, लोगों की गति छीन ली गई, और वे अपनी समझबूझ खो चुके थे। उन्हें जीवित रहने के लिए खो दिया गया। कुछ ग्रामीणों ने म्यूटेंट को भी भीड़ देना शुरू कर दिया, लेकिन उत्परिवर्ती ग्रामीणों की संख्या हमेशा भारी थी। कई ग्रामीण मौत के घनत्व से बच नहीं पाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने अपने घरों में शरण ली और दरवाजे बंद कर दिए। ग्रामीणों का मानना था कि काली बारिश आपदा का कारण बनी, लेकिन मीडिया ने बताया कि गांव को जैव रासायनिक हमले का सामना करना पड़ा था, और यह अपराधियों का एक समूह था जो कहर बरपाना चाहता था। दंगों से बचने के लिए स्थानीय पुलिस ने तुरंत गांव को घेर लिया, और अब पूरा गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया है, और शेष बचे लोगों को ग्राम समिति भवन में छिपना पड़ता है और बचाव के लिए इंतजार करना पड़ता है। वाणिकी चिकित्सा का अध्ययन करने वाले पुरातन पंथी ने तुरंत अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ गांव में एक शॉर्टकट लिया, क्योंकि उसकी पत्नी गांव में रहती थी और पुलिसकर्मी का बच्चा भी गांव में फंस गया था। बड़ी मुश्किल से गांव पहुंचे तो काऊ का एक बड़ा झुंड हंस पड़ा और रोने लगा। इस समय स्थानीय पुलिस क्रोकॉक्स के बच्चे को देख रही थी
लेकिन उन्हें क्रोकॉक्स नहीं मिला। कौवे के बच्चे के बगल में कौवे के बच्चे को गांव में फंसाया जा रहा है। भयभीत होकर दोनों को एक किसान के घर में छिपने को मजबूर किया गया, लेकिन कौवे वहां से नहीं गए। उन्होंने शीशे भी तोड़ दिए और दोनों पर हमला करने की कोशिश की। सौभाग्य से पुरातन पंथी जियोशुआई ने एक बार एकाग्रता आकर्षण पाया, आटे को सीधे मेज पर छिड़का और कुछ आकर्षण पैटर्न खींचे। जब कौवा कमरे में घुसा तो उसे नन्ही सुंदर और पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहे थे। इस समय मंदिर मंडप ने संपर्क किया और उनसे कहा कि आपदा को हल करने के लिए बुद्ध प्रतिमा को फिर से बांधना और इसे सील करने के लिए एक आकर्षण आकर्षित करना आवश्यक था, अन्यथा समय बीतने के साथ गांव में अधिक लोग मर जाएंगे। जब कौवा चला गया तो दोनों तुरंत गांव चले गए। उन्होंने ग्राम समिति के शीशे को तोड़ा और बुद्ध की प्रतिमा के पास पहुंचे, लेकिन सेना को गोली मारने से ठीक पहले पुलिसकर्मी ने अप्रत्याशित रूप से बुद्ध की प्रतिमा पर नजर डाली, लेकिन उसने इससे दिल पर नहीं लिया और यहाँ अपना व्यक्ति पाया। वह जल्दी से अपने बेटे के पास झुआंग का अभिवादन करने के लिए गई, लेकिन इस समय तक उसका बेटा पहले से ही बीमार हो चुका था और उन्माद में उस पर हमला करने लगा। जब वह मरने वाली थी तभी शाओ शुआई ने बुद्ध की प्रतिमा को सफलतापूर्वक सील कर दिया। अगले ही क्षण माँ और पुत्र को होश आ गया, लेकिन इससे पहले कि वे भविष्य में आराम कर पाते, उन्होंने पाया कि घर की बीम पर लगे सेंसर अचानक संवाद करने लगे और बुद्ध के सिर पर लिखे अखबार के उद्धरण फिसलने लगे। शाओ शुआई अखबार फिर से चिपकाने ही वाला था कि उसने बुद्ध की प्रतिमा पर ध्यान दिए बिना उसकी ओर देखा और इस समय उसकी पत्नी भी अचानक प्रकट हो गई, लेकिन यह पत्नी वास्तव में उसके दिल में शैतान थी। अपनी पत्नी को उधार लिया और एक बड़ी मकड़ी में बदल गया। डराने के कारण जियोशुआई तुरंत जमीन पर बेहोश हो गया। सौभाग्य से असली पत्नी को घटना स्थल पर पहुंचने में देर नहीं लगी। उसने जियोशुआई को जमीन पर पड़ा देखा और तुरंत दिल टूटकर रोया, लेकिन क्योंकि अब बुद्ध की मूर्ति की आंखों को ढंकना एक जरूरी काम था, श्याओमी ने बड़े भिक्षु के मार्गदर्शन में बुद्ध प्रतिमा की आंखों को भी सफलतापूर्वक फोन पर कवर किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय शाओ शुआई जाग गया और उसने शियाओ मेई पर हिंसक हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि वाहन बहुत हिंसक रूप से हिल गया। बुद्ध की प्रतिमा और कार की भीड़ का दबाव अलग हो गया और बुद्ध की मूर्ति सीधे जमीन पर गिर गई और सो गई। और अंत में क्योंकि बुद्ध की मूर्ति भी नष्ट हो गई थी, श्राप भी भंग हो गया था और गांव के निवासी भी अपने सामान्य स्वरूप में वापस आ गए थे।